हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी ट्रैवलर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस साल होने वाले महाकुंभ मेले की यात्रा के बारे में। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है जो कि 2025 में प्रयागराज की पावन धरती पर आयोजित होने जा रहा है। दोस्तों, कुंभ बहुत ही पवित्र और प्रसिद्ध पर्व है। इस बार का महाकुंभ बहुत ही भव्य और विशाल होने वाला है। माना जाता है कि विष्णु पुराण के अनुसार जब बृहस्पति मेष राशि में और सूर्य मकर राशि में होता है तब कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होता है। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक प्रमुख धार्मिक त्योहार है जो कि हर 12 साल में आयोजित किया जाता है और इस साल ये महाकुंभ 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक प्रयागराज में होगा। और माना जा रहा है कि इस साल महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की आने की संभावना है। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार कुंभ के दौरान विशेष रूप से पवित्र नदियों में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है, इसलिए शाही स्नान कुंभ मेले की मुख्य विशेषता है। कुंभ में शाही स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये स्नान साधु संत महात्मा और सभी यात्रियों के लिए एक विशेष अवसर होता है, जिस वजह से इस समय यहाँ पर और भी बहुत यात्री बढ़ जाते हैं। दोस्तों, कुंभ मेले में शाही स्नान को पुण्य स्नान भी माना जाता है क्योंकि इसे करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। ये एक प्रकार की भक्ति और समर्पण है जहाँ व्यक्ति अपने जीवन के सभी दुख और कठिनाइयों को भगवान के चरणों में समर्पित करता है और आशीर्वाद प्राप्त करता है। कुंभ मेले का शाही स्नान न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि ये भारतीय संस्कृति, परंपरा और आस्था का एक सुंदर उदाहरण है। दोस्तों, प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का महत्व सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि प्रयागराज सबसे प्राचीन शहरों में से एक है और यहाँ विशेष रूप से 3 नदियों का संगम होता है जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। इनमें माँ गंगा, यमुना और माँ सरस्वती का संगम होता है, यानी कि इन 3 नदियों का मिलन होता है। और पौराणिक ग्रंथों में भी प्रयागराज का बहुत महत्व है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्रयागराज को तीर्थराज का स्थान दिया गया है, यानी सभी तीर्थों के राजा प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ मेला, हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ मेला और हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी 2025 में महाकुंभ में आना चाहते हैं तो हम आपको इस वीडियो में महाकुंभ की यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप प्रयागराज के महाकुंभ मेले में कैसे जाएं, महाकुंभ में आप कहां पर और कैसे रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं, महाकुंभ में टेंट में रुकने के लिए कैसे व्यवस्था करें, महाकुंभ में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी और अच्छे से स्नान कैसे कर सकते हैं, और आप प्रयागराज में और भी कहां पर घूमने और दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको महाकुंभ 2025 की यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी डिटेल में एक एक करके देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस साल महाकुंभ मेले में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप प्रयागराज तक कैसे पहुंच सकते हैं। आप प्रयागराज तक बस, ट्रेन या फ्लाइट के माध्यम से पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज तक पहुंचना चाहते हैं तो दोस्तों, वैसे तो प्रयागराज में काफी सारे रेलवे स्टेशन बने हुए हैं, जैसे कि प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, प्रयागराज संगम, नैनी जंक्शन, प्रयाग शिवकी जंक्शन, दारागंज, सूबेदारगंज। अगर आपके शहर से इन रेलवे स्टेशन तक डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा है तो आप अपने शहर से इनमें से किसी भी रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। और दोस्तों, जिनमें से आपको प्रयागराज जंक्शन और प्रयाग शिवकी जंक्शन तक के लिए भारत के कई बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा मिल जाती है और स्पेशल महाकुंभ के लिए इन ट्रेन की संख्या भी बढ़ाई गई है। आप इनमें से किसी भी स्टेशन पर उतरकर आराम से महाकुंभ मेले में शामिल हो सकते हैं। ये सभी रेलवे स्टेशन त्रिवेणी संगम से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां तक आप ई रिक्शा के थ्रू 20 रुपए देकर पहुंच सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप बस के माध्यम से प्रयागराज तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको प्रयागराज के लिए भारत के कई बड़े शहरों से जैसे दिल्ली, कोलकाता और उत्तर प्रदेश की कई जगहों से डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाएगी। महाकुंभ के लिए उत्तर प्रदेश के बहुत से जिलों से बसों की संख्या भी बढ़ाई गई है, जिनके माध्यम से आप आसानी से प्रयागराज तक पहुंच सकते हैं। एंड अगर आप फ्लाइट के थ्रू प्रयागराज तक पहुंचना चाहते हैं तो आप प्रयागराज एयरपोर्ट तक भारत के कई बड़े शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट के थ्रू पहुंच सकते हैं। प्रयागराज एयरपोर्ट से त्रिवेणी संगम की दूरी लगभग 18 किलोमीटर की है। तो चलिए दोस्तों, अब आप प्रयागराज तक पहुंच जाएंगे तो अब बात कर लेते हैं कि आप प्रयागराज में कहां पर अपने ठहरने की व्यवस्था कर सकते हैं। दोस्तों, प्रयागराज में ठहरने के लिए आपको होटल और धर्मशालाएं देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको होटल ठहरने के लिए 2000 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक में मिल जाएंगे, जो कि आपको त्रिवेणी संगम के पास से लेकर सभी रेलवे स्टेशन के पास में मिल जाएंगे। धर्मशाला आपको यहाँ पर 800 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक में मिल जाएंगी, लेकिन दोस्तों, आप इनकी बुकिंग पहले से ही ऑनलाइन करके आएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा और आपका समय भी बचेगा। एंड दोस्तों, यहाँ पर आपको ठहरने के लिए टेंट की सुविधा भी मिल जाती है, जिनमें आप ठहर सकते हैं। आप इन टेंट की बुकिंग इस वेबसाइट के माध्यम से भी कर सकते हैं, जिनमें सिर्फ इन 6 कंपनियों को ही अलॉट किया गया है।
आप सिर्फ इन कंपनी से ही इनकी बुकिंग करें, नहीं तो आप फ्रॉड में भी फंस सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप मेला परिसर में ही टेंट में ठहरना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट पहुंचकर किसी भी पंडित से जिन्होंने यहाँ पर टेंट लगाया है उनसे प्राइस की बात करके अगर वो अमाउंट आपके बजट में हो तो आप यहाँ पर ठहर सकते हैं। एंड दोस्तों, कोशिश करिएगा कि आप त्रिवेणी संगम के आसपास में ही अपने ठहरने की व्यवस्था कर पाएं, जिससे कि आपको यात्रा करने में आसानी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि महाकुंभ के इस मेले की शाही स्नान की कौन कौन सी तारीख है। महाकुंभ में शाही स्नान की तारीख ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर तय की जाती है और हर एक स्थान के पीछे एक धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है। पहला स्नान मकर संक्रांति 14 जनवरी को होने वाला है। ये स्नान महाकुंभ का पहला प्रमुख स्नान माना जाता है, जिस दिन गंगा यमुना सरस्वती के संगम में स्नान करना अत्यधिक पुण्यकारी होता है। यह स्नान महाकुंभ की स्टार्टिंग डेट से अगले दिन ही होगा। दूसरा स्नान मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी को होगा। ये शाही स्नान महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण स्नान है। इस दिन गंगा यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करना अत्यधिक पुण्यकारी होगा। जब सबसे पहले श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाते हैं और मौन रहकर इस दिन स्नान करने से कहते कि इंसान को मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उसके बाद तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी को होगा। ये स्नान बसंत पंचमी के दिन होगा और इस दिन का स्नान खास तौर पर ज्ञान और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती को समर्पित होता है। और चौथा स्नान वही माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को होगा। इस दिन संगम में स्नान करने पर व्यक्ति को जीवन में पूर्णता और शांति की प्राप्ति मिलने वाली है। आखिरी और 5वां शाही स्नान महाशिवरात्रि के त्योहार पर 26 फरवरी को होगा और ये दिन भगवान शिव की आराधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसी शाही स्नान के साथ कुंभ का समापन भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इन स्नान से जुड़ी इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आप शाही स्नान के लिए एक दिन पहले ही प्रयागराज पर पहुंच जाएं, बिकॉज इन दिनों पर आपको थोड़ी ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। इस बार माना जा रहा है कि महाकुंभ के समय पर डेली 2 से 3 करोड़ भक्तों की संख्या रहने वाली है और शाही स्नान के समय ये संख्या बहुत ही बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों, इस बात से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस महाकुंभ के लिए उसी तरह की व्यवस्था की गई है जिससे कि आपकी ये महाकुंभ की यात्रा काफी बेहतर बन सके। एंड आपको यहाँ पर कई जगहों पर फार्मेसी, टॉयलेट्स, डॉक्टर्स एंड जगह जगह पर होने वाले भंडारे की सुविधा भी मिल जाएगी। दोस्तों, महाकुंभ की एक खास कथा है। कहते हैं कि ऋषि दुर्वासा ने सभी देवताओं को श्राप दे दिया था। इससे देवताओं की शक्तियां चली गईं। देवताओं की कमजोरियों का फायदा उठाकर राक्षसों ने स्वर्गलोक पर अपना कब्जा जमा लिया। और फिर जब ब्रह्मा जी के पास देवताओं ने मदद की गुहार लगाई तो ब्रह्मा जी ने अमृत पान करके अपनी शक्तियों को वापस पाने की सलाह दी। लेकिन ये काम करने में सभी देवताओं के लिए ये मुश्किल थी कि उसे पाने के लिए देवताओं को राक्षसों की मदद लेनी थी। फिर क्या, देवताओं ने भी यही किया। उन्होंने राक्षसों से मदद लेकर बदले में आधे अमृत को देने की बात कही और सभी राक्षस उनकी बात से सहमत हो गए और उनकी बात को भी मान लिया। और फिर होती है अमृत की खोज में समुद्र मंथन की शुरुआत। बड़ी मेहनत के बाद समुद्र मंथन में अमृत की प्राप्ति हुई। लेकिन जैसे ही अमृत निकला, देवताओं और राक्षसों दोनों के बीच में अमृत को पूरा हड़पने की होड़ मच गई। इसके बाद देवता राक्षसों की आंखों में धूल झोंक कर अमृत पाने में कामयाब हो गए और वे अमृत लेकर दौड़ पड़े। राक्षसों ने भी हार नहीं मानी और पूरे 12 दिन तक उनका पीछा किया। इसी दौरान कलश यानी कि कुंभ से 4 अमृत की बूंदें स्वर्ग से धरती पर गिर गई। माना जाता है कि ये बूंदें हरिद्वार की गंगा नदी पर, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर, उज्जैन में शिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी पर गिरी थी। और ये 4 बूंदें जहाँ जहाँ पर गिरी आज वहीं पर कुंभ मनाया जाता है। और हर 12 साल के अंतराल में कुंभ मनाने के पीछे की कहानी यह है कि पौराणिक ग्रंथों में कहा जाता है कि देवताओं के 12 दिनों का मतलब है मानव के 12 साल। इसलिए हर 12 और 3 साल के अंतराल पर चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। और ऐसा कहा जाता है कि कुंभ मेले के दौरान ये नदियाँ वही अमृत का रूप धारण कर लेती हैं, जिनमें नहाने से लोगों के सभी पाप हमेशा हमेशा के लिए धुल जाते हैं और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आप प्रयागराज में और कहाँ पर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं और घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, आप सबसे पहले त्रिवेणी संगम के लिए जा सकते हैं, जहाँ तक जाने के लिए आप नाव में बैठकर जा सकते हैं। और इसी स्थान पर माँ गंगा, यमुना और माँ सरस्वती जी का संगम होता है। आप यहाँ पर स्नान कर सकते हैं और कुछ समय बिता सकते हैं। और उसके बाद आप घाट के पास में ही स्थित अकबर किले के लिए जा सकते हैं। किले के अंदर प्राचीन अक्षय वट है, यहाँ पर आप जरूर दर्शन करें। ऐसी मान्यता है कि वनवास के दौरान राम जी भी यहाँ पर रुके थे। साथ ही साथ किले के अंदर प्राचीन पातालपुरी मंदिर भी है, आप यहाँ पर भी जरूर दर्शन करें। और उसके बाद आप थोड़ी ही दूरी पर स्थित बड़े हनुमान जी मंदिर के लिए जा सकते हैं। ये मंदिर काफी प्राचीन मंदिर माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको हनुमान जी लेटी अवस्था में दर्शन देते हुए दिखाई देंगे। कहते हैं कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे, तब भरत जी ने असुर समझकर हनुमान जी पर बाण चलाया था, जिससे हनुमान जी यहीं पर गिरे थे। आप यहाँ पर हनुमान जी के अच्छे से दर्शन करें और उसके बाद यहाँ से कुछ ही दूरी पर श्री आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर के लिए जा
जा सकते हैं, जिसे नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर द्रविड़ शैली में बना बहुत ही भव्य मंदिर है। यहाँ पर भगवान बालाजी के रूप में विराजमान है और मंदिर के ऊपरी हिस्से में विशाल शिवलिंग भी स्थापित है। दोस्तों आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए जरूर आए। तो ये हो जाएंगे आपके आसपास के मंदिर। अब दूर के प्रसिद्ध जगहों पर जाने के लिए आपको ऑटो या फिर ई रिक्शा के माध्यम से जाना होगा। ई रिक्शा और ऑटो वाले आपसे 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक लेते हैं, जो कि आपको इन सभी जगहों पर घुमा के वापस त्रिवेणी संगम के पास में ही छोड़ देते हैं या फिर आपको आपके होटल के पास में भी छोड़ देंगे। अब दोस्तों आप इनके माध्यम से सबसे पहले मनकामेश्वर मंदिर के लिए जा सकते हैं। ये मंदिर शिव जी को समर्पित है। आप यहाँ पर अच्छे से दर्शन करें और उसके बाद आप कंपनी गार्डन आजाद पार्क के लिए जा सकते हैं। दोस्तों ये वही पार्क है जहाँ पर हमारे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी पिस्तौल की अंतिम गोली खुद को मार ली थी। अंग्रेज उनको जीवन में कभी भी पकड़ नहीं सके। दोस्तों ये पार्क बच्चों के लिए बेस्ट जगह है, जहाँ पर बच्चों को हमारे ऐसे वीर क्रांतिकारियों के बारे में जानने को मिलता है। एंड यहाँ पर आपको काफी झूले भी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप अच्छे से समय बिता सकते हैं। एंड उसके बाद आप भारद्वाज पार्क के लिए जा सकते हैं, जो कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर ऋषि भारद्वाज जी की विशाल प्रतिमा स्थापित है। साथ ही साथ पार्क को भी बहुत ही प्यारा बनाया गया है। ये जगह फोटोशूट के लिए भी एकदम बेस्ट प्लेस है, जहाँ पर आप फोटोग्राफी भी जरूर कर सकते हैं। और उसके बाद आप पास में स्थित आनंद भवन के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर भी आप अच्छे से घूम सकते हैं। एंड उसके बाद आप अलोपी माता मंदिर के लिए जा सकते हैं, जो कि मेला परिसर के पास में ही स्थित है। दोस्तों ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जो माता सती के 51 शक्ति पीठों में से एक है। दोस्तों आप यहाँ पर जरूर दर्शन करने के लिए आइएगा। इस मंदिर की भी बहुत मान्यता है। तो दोस्तों इसी के साथ आपके दर्शनीय स्थल की यात्रा भी समाप्त हो जाएगी। और अब बात कर लेते कि आप अपने खाने पीने की व्यवस्था कहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों पूरे प्रयागराज में आपको जगह जगह पर होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप अपने खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जगह जगह पर भंडारे भी देखने को मिल जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर खाने पीने के लिए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों अगर बात करें कि आप इस महाकुंभ यात्रा के लिए कितने दिन की यात्रा का प्लान कर सकते हैं, तो आप इस यात्रा को एक ही दिन में कर सकते हैं। आप अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर पहुंचकर सुबह स्नान करके और उसके बाद सभी जगहों पर घूमकर और दर्शन करने के बाद वापस शाम को अपने घर के लिए लौट सकते हैं, जैसे कि ज्यादातर श्रद्धालु करते हैं। या फिर आप यहाँ पर एक दिन में ठहर कर इस यात्रा को 2 दिन में कर सकते हैं। 2 दिन काफी रहेंगे इसकी यात्रा को कंप्लीट करने के लिए। आप आसानी से इस यात्रा को कर लेंगे। और अगर आप शाही स्नान के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप एक दिन पहले यहाँ पर आ सकते हैं, जिससे कि आपकी यात्रा 2 दिन की हो जाती है। और दोस्तों अगर बात करें कि इस महाकुंभ यात्रा को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा, तो इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में एक पर्सन का खर्चा 4000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का आएगा। और इसमें मैंने आपका किसी भी तरह का ट्रेन या फ्लाइट का खर्चा नहीं जोड़ा है। ये थी आपकी महाकुंभ 2025 की यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से महाकुंभ यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी डिटेल में मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम आपको वहाँ पर भी इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप सभी मिलकर इस महाकुंभ 2025 की यात्रा पर आ सके। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सके। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख कर जाएं। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।